राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बर्दाश्त। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। मैं तुम्हारे परिवार की, इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर इस घर में काम करती रहूँ और सबका खाना बनाती रहूँ। मेरी अपनी कोई जिंदगी रह ही नहीं गई है शादी के बाद। मैंने क्या क्या सपने देखे थे। तुमने मेरे सारे सपने ही बर्बाद कर दिए। कौन से सपने की बात कर रही हो रिया तुम? किस चीज की कमी रखी है मैंने तुम्हें? जो भी मुंह खोलती हो मैं तुरंत लाकर तुम्हें देता हूँ। लाकर देते हो तो एहसान करते हो क्या? नौकर की तरह दिन भर काम करती रहती हूँ तुम्हारे घर में। तुम तो सुबह सुबह निकल जाते हो और रात को लेट आते हो। आने के बाद तुम्हें भी खाना चाहिए, खाकर बिस्तर पर लेट जाते हो। मेरी जिंदगी बता दो क्या है? सुबह किचन में, दोपहर किचन में और रात किचन में। अगर कहीं घूमने फिरने की बोल दूं तो तुम्हें ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलेगी। तो मैं क्या घर में बंद ही रहूं हमेशा? देखो रिया, मुझे जब छुट्टी मिलती है तब मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ ना घुमाने के लिए। अब तुम सोचो कि मैं तुम्हें हर महीने लंबी लंबी टूर पर ले जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। घर परिवार भी है, उन्हें भी देखना होता है। बाकी हर संडे तो हम कहीं ना कहीं निकल ही लेते हैं घूमने के लिए। महीने में 2-3 बार बाहर डिनर कर ही लेते हैं ना हम। अब इससे ज़्यादा कितना करूं मैं? तुमको लेकर बाहर घूमता ही रहूं, नौकरी भी कर लूं, परिवार भी देख लूं। रिया, मैं मिडिल क्लास का लड़का हूं। मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। गुस्से में, नहीं नहीं, तुम्हें मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तुम नौकरी देखो, परिवार देखो, इसके बाद टाइम मिलेगा तो मुझे देखो। और वैसे भी तुम क्या मुझे देखोगे? मैं खुद अब अपने आप को देख लूंगी। बहुत बनकर रह ली मैं इस घर की नौकरानी। अब मुझे नौकरानी नहीं बनना है। तुम मुझे हर महीने 5,000 दो मेरे अपने खर्चे के लिए, मुझे भी काम होते हैं। अरे बाबा ठीक है, ले लेना अगर तुम्हें उससे ही संतुष्टि मिलती है तो। कहते हुए शोभित वहां से चला जाता है। धीरे धीरे रिया अब अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने लगी। धीरे धीरे करके उसने किटी पार्टी भी शुरू कर दी। सहेलियों के साथ घूमना, शॉपिंग करना, मूवी देखना, हर हफ्ते अब उसका प्रोग्राम पहले से ही फिक्स रहता था। अब रिया जैसे तैसे सुबह का खाना तो बना देती, लेकिन शोभित के जाने के बाद तुरंत तैयार होकर वह भी घर से बाहर निकल जाती और शाम को फिर 6 या 7 बजे के आसपास ही आती थी। अब घर में अकेले बस शीला जी, उनके पति राजू जी और छोटी बेटी दृष्टि रहती थी, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। असल में रिया एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। उसे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड था, लेकिन उसे नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो बस बैठे बैठाए पैसे मिलते रहे यही उसे अच्छा लगता था। उसे ज्यादातर घूमने फिरने, पार्टी करने, मूवी देखने, यह सब उसे बहुत अच्छा लगता। ज्यादातर करके वह जो भी टीवी में, मोबाइल में देखती कि लड़कियां कैसे बाहर मजे ले रही हैं, कैसे बिना रोक टोक के घूम रही हैं, वह भी बस वही जिंदगी जीना चाहती थी। उसके सपने में घर परिवार जिम्मेदारियां बिल्कुल भी नहीं थी। पढ़ी लिखी थी लेकिन नौकरी भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि नौकरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नौकरी वाला इंसान खुद के लिए टाइम पाता ही नहीं है, तो फिर उसका घूमना फिरना तो सपनों की ही बात हो जाती, जिसके चलते वह बस शोभित से दिन रात लड़ाई करती। और रिया के सपने पूरे करने के चक्कर में शोभित बुरी तरह से पिस कर रह गया था। लेकिन आज रिया बहुत खुश थी। ज्यादा नहीं, कम से कम 5,000 ही सही शोभित के जेब से उसके लिए हर महीने निकलने वाले थे। शोभित के जाने के बाद रिया पूरे दिन घर के बाहर ही रहती। घर में सास ससुर ननद किसी की कोई भी परवाह नहीं थी उसको। शीला जी बेचारी बेटी के साथ पूरा घर संभालती, वह खुद दुखी थी रिया की हरकतों से। जब भी शीला जी रिया को समझाने की कोशिश करती तो वह कहती, आप नहीं समझोगे। जैसे आपको आपकी सास ने दबाकर घर में रखा है, आप चाहती हैं कि वैसे ही मुझे भी दबाकर रख लूं। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। एक ही तो जिंदगी है, उसको मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। जब रिया अपने पति की नहीं सुनती तो सास ससुर किस खेत की मूली थे। धीरे धीरे दृष्टि की उम्र हो गई थी। राजू जी और शोभित दोनों मिलकर दृष्टि की शादी के चक्कर में पड़ गए थे। हर महीने शादी के लिए कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते ताकि वे दृष्टि के शादी में कोई कमी ना छोड़ सकें। राजू जी की भी नौकरी थी, लेकिन तनख्वाह कोई खास अच्छी नहीं थी, इसलिए बाप बेटे दोनों ही मिलकर शादी की तैयारी करते। ऊपर से रिया के आए दिन नए नए नखरे। उसे बस शोभित के पैसों से मतलब था कि शोभित का सारा पैसा उसके हाथ में आ जाए। दृष्टि की शादी हो या ना हो, इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, जिसे लेकर आए दिन घर में रोज रोज कलेश होता ही गया। कहाँ बेचारा शोभित दिन भर ऑफिस से थका हारा आकर पत्नी से प्यार के 2 मीठे बोल सुनने की बजाय उसे रोज रिया से ताने सुनने को ही मिलते थे। तुम किसी काम के नहीं हो, पता नहीं तुम्हारी कमाई कहाँ लुटाते हो। बगल वाले रितेश भैया को देखो, कितना खुश रखते हैं अपनी पत्नी को। जब जी चाहे शॉपिंग करती रहती हैं वह, आए दिन नए नए गहने बनवाती रहती हैं। और तुम तो किसी काम के नहीं हो। साल में एक गहना भी नहीं बनवा सकते हो मेरे लिए। और नीतू के पति को देखो, कीर्ति के पति को देखो, आए दिन वह किसी न किसी को दिखा दिखा कर शोभित को मानसिक टॉर्चर करती ही रहती थी। सबकी तुलना में शोभित हर बार रिया की नज़रों में बहुत ही नकारा निकलता था। आखिर शोभित कब तक बर्दाश्त करे? वह भी इंसान था।
दिन भर ऑफिस की टेंशन, घर आने के बाद रिया के प्यार के दो बोल की बजाय हर किसी से तुलना करके बार बार उसे नीचा दिखाना। आखिरकार चिल्ला पड़ता था सोबित रिया के ऊपर। सोबित के चिल्लाने पर घर में जो तूफान आता उसे कोई रोक नहीं पाता। अब यह लगभग रोज का ही हो गया था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया कि रिया अब सोबित से तलाक लेने के लिए पीछे पड़ गई थी। वैसे भी उसे यह पाबंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बार बार सास का रोकना टोकना, शोभित का उसके मन मुताबिक पैसे ना देना, उसके बाहर फ्रेंडों के साथ घूमने में पाबंदियां लगाना, रात को मूवी देखने पर रोक लग जाना, यह सब चीज़ उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी। इसलिए उसने सारे रिश्ते किनारे करते हुए शोभित से तलाक की मांग कर दी। शोभित भी इतनी बुरी तरह से रिया को झेल चुका था कि अब उसे भी रिया से बिल्कुल भी प्यार की उम्मीद नहीं रह गई थी, जिसके चलते आज बात उनके तलाक पर आ गई थी। आज कोर्ट में दोनों ही आमने सामने खड़े थे। जज साहब ने जब रिया से पूछा कि तलाक क्यों लेना चाहती हो, तो रिया ने रोते हुए कहा, जज साहब, मुझे मेरे ससुराल में टॉर्चर किया जाता है, नौकरों की तरह काम कराया जाता है। मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उस घर में एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। बात बात पर रोक टोक, और मेरा पति जो सुबह ही चला जाता है और रात को आता है, प्यार के दो बोल भी नहीं बोलता। पूरी तरह से मेरे लिए मेरा ससुराल जेल बनकर रह गया है। वह घर नहीं, वहां पर मेरा दम घुटता है। मुझे तलाक ही चाहिए। सोबित ने भी अपना पक्ष रखा। जज साहब, अगर यह तलाक लेना चाहती है तो इसे मैं खुशी खुशी तलाक दे दूंगा, क्योंकि इसके साथ रहकर मुझे भी पत्नी का सुख मिला ही नहीं, पत्नी का प्यार नहीं मिला। तो इससे अच्छा है कि मैं इससे अलग होकर ही पत्नी के प्यार के लिए तरसता रह जाऊं। जज साहब, मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ। मेरे लिए घर परिवार नौकरी जिम्मेदारियां सब कुछ हैं। मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। मेरी एक बहन है जिसकी शादी करनी है, माँ है, बाबूजी है। मैं कैसे अपनी सारी तनख्वाह उठाकर रिया के हाथ में दे दूं, और वह भी किस लिए? ताकि यह बाहर जाकर मूवी देख सके, शॉपिंग कर सके, अपनी सहेलियों के साथ होटल में खाना खा सके। मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं इतने बड़े बड़े शौक नहीं पालता। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं रिया को खुश रख सकूं। मैं कभी भी अपने माँ बाप बहन को बाहर डिनर पर नहीं ले गया, लेकिन मैं इसे लेकर जाता था। मैंने कभी उन्हें आज तक मूवी नहीं दिखाई, लेकिन मैं इसे दिखाता था, क्योंकि यह मेरी पत्नी थी। यह घर में रहती थी। कभी कभी मैं इसके साथ घूमने भी निकलता था। जो कहती थी सब करता था। लेकिन इसका लेवल बढ़ता ही गया। लेकिन मेरी औकात तो नहीं बढ़ी ना। मेरी औकात तो उतनी ही रही। जितनी सैलरी पाऊंगा उतना ही तो खर्च करूंगा ना। जितनी चादर होगी उतना ही तो पैर पसारूंगा ना। अब इसको मेरी पूरी सैलरी चाहिए। अगर यह परिवार के साथ जिम्मेदारियों के साथ सब कुछ लेकर चलती तो मैं खुशी खुशी अपनी सारी सैलरी इसके हाथ में दे देता। लेकिन इसे तो मेरे परिवार से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तक कि इसे तो मुझसे भी मतलब नहीं है। इसे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। यह आज की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है और मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ। शायद हम दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए यह रिश्ता भी नहीं चल सकता। सोबित ने भी अपनी लाचारी बेबसी अपनी जिम्मेदारियां जज साहब के आगे रख दी। बहुत समझाने पर भी जब रिया समझने को तैयार नहीं हुई तो आखिरकार जज साहब ने सब कुछ तय करके रिया से कहा, रिया, तुमने अपने मुंह से कहा कि तुम पढ़ी लिखी एक मॉडर्न लड़की हो, तो जब पढ़ी लिखी हो तो खुद तुम भी अच्छी नौकरी कर सकती हो। तुमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हारे पति की जितनी हैसियत है उसके हिसाब से तुम्हें मेंटेनेंस दे दिया जाएगा। बाकी तुम जितना चाहती हो 50-60 लाख, वह मुश्किल है, क्योंकि मेंटेनेंस भी उतना ही दिया जा सकता है जितनी की पति की कमाई हो, जितनी पति की हैसियत हो। इसलिए जज साहब शोभित की कमाई को देखते हुए, उसका बैकग्राउंड देखते हुए उसके हिसाब से पैसे रिया को दिलवा देते हैं। अब से आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में आज़ाद हैं। रिया से तलाक के बाद शोभित बहुत उदास रहने लगा था, क्योंकि रिया थी तो आखिर उसकी पत्नी। इतनी जल्दी अपनी पत्नी को भुलाया तो नहीं जा सकता ना, चाहे भले ही उनकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, उनका कोई बच्चा नहीं था। लेकिन पत्नी यह नाम ही ऐसा है जिसके लिए दिल में कोई ना कोई जगह जरूर हो जाती है। और इसके उल्टा इधर रिया को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला था कि शोभित के साथ उसका तलाक हो गया है। रिया ने रो धोकर अपने माँ बाप को जितनी भी उल्टी सीधी कहानी बनाकर सुनानी थी सुना दी, जिसके चलते रिया के माँ बाप ने भी बेटे की हाँ में हाँ मिलाते हुए बेटे का ही साथ दिया था। अब तो वैसे भी रिया के पास पैसे थे, वह पूरी तरह से फ्री थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर से शोभित नाम का कोई ग्रहण हट गया हो। शोभित उदास रहने लगा था। शोभित की उदासी देख शीला जी ने कुछ सोचते हुए शोभित से कहा, बेटा देख, ऐसे कब तक रहोगे? ऐसे काम नहीं चलेगा। उसे भूल जा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर। नहीं माँ, अब दोबारा नहीं, थक गया हूँ मैं। अब मुझे दोबारा शादी नहीं करनी है। अब मैं बस दृष्टि की शादी कर दूं, इसके बाद मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा। बेटा तुम तो फ्री हो जाओगे, लेकिन हमारा क्या होगा? इस घर का क्या होगा? इस घर के लिए भी तो एक बहू चाहिए ना।
माँ, अभी एक बहू से तुम्हें सबक नहीं मिला जो दूसरी बहू के चक्कर में पड़ गई हो। नहीं बेटा, वह बहू तो कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी थी, कुछ ज्यादा ही नए जमाने की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी होती हैं। इस बार हम किसी गरीब घर की कम पढ़ी लिखी लड़की से तुम्हारी शादी करेंगे। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा मिडिल क्लास के होंगे। हम उस घर की लड़की लाएंगे। अब मुझे पढ़ी लिखी बहू नहीं, एक संस्कारी बहू चाहिए जो अपनी खुशी के साथ साथ हमारी, तुम्हारी, सबकी खुशी का ध्यान रख सके। बेटा, धीरे धीरे जमाना इस मोड़ पर आ रहा है जहाँ पर अब दहेज की मांग कम होगी और अच्छी संस्कारी लड़कियों की मांग ज़्यादा होगी। शायद हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। बेटा, तुम तो समझदार हो, तुम समझो ऐसे जिंदगी कटने वाली नहीं है। माँ की बात सुन शोभित भी सोचने के लिए मजबूर हो गया था। माँ की बात भी सही थी, पूरी जिंदगी आखिर अकेले ही तो नहीं कट सकती थी ना। कुछ सोचते हुए उसने शीला जी से कहा, ठीक है माँ, मैं शादी करूंगा, लेकिन दृष्टि की शादी के बाद। कुछ दिनों में दृष्टि की शादी भी हो जाती है और शीला जी अपने रिश्तेदारों से पूछकर जान पहचान की ही एक लड़की पूनम से शोभित की शादी कर देती हैं। पूनम रिया से बिल्कुल विपरीत थी। पूनम ने भी पढ़ाई लिखाई की हुई थी, लेकिन समाज वाली, संस्कार वाली, जिम्मेदारियों वाली। पूनम ने अपने व्यवहार से शोभित के दिल में जगह बना ली। अब शोभित ऑफिस से घर आने के बाद पत्नी की गोद में सर रखकर सुकून की प्यार भरी बातें कर सकता था। अब उसके घर में लड़ाइयों की आवाज नहीं, पायल की छनक होती थी। शोभित मन में सोचने लगा, हर पढ़ी लिखी लड़की रिया जैसी नहीं होती है। शोभित पूनम को पाकर अब अपनी लाइफ में बहुत खुश था। 1 साल में ही वह एक बेटे का पिता बन गया। उनके परिवार में खुशियां लौट आई और अब शोभित की जिंदगी खुशी खुशी चल पड़ी। दोस्तों, फ्रीडम के नाम पर आजकल परिवार बहुत टूटते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? धन्यवाद दोस्तों।